तो मुझे पता चला है कि स्टोरी टेलिंग की पावर क्या है। और आपके मैंने सोशल मीडिया देखे और चंद वीडियोस मैंने आपकी देखी और उन वीडियोस में ये था कि मैंने वो वीडियो ओपन की और मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ कि क्या भाई जो है ना वो कैसा काम कर रहे हैं। तो लिटरली मैंने वीडियो ओपन की और मैंने तब तक बंद नहीं की जब तक वो वीडियो एंड नहीं हुई। ये आर्ट अगर आप सीख लें कि कहानी सुनानी कैसे, तो मेरे ख्याल में बिजनेस वर्ल्ड के अंदर तो अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो काम ही काम है आपके पास। इसके अंदर स्कोप बहुत है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट के पीछे अच्छी स्टोरी है ना तो बहुत अच्छे से बिकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं सिर्फ कैमरा ओपन करके अपनी स्टोरी ऐसे बताने लग जाऊंगा ना तो शायद लोग इतना ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो स्टोरी टेलिंग का है ये जादू कि अगर आप अच्छे से कहानी सुना रहे हैं ना तो अगले को लगता है यार ये बंदा मुझसे बात कर रहा है। और आपकी बैंकॉक की बताई हुई चीजों पे मैंने भी काफी अमल किया बैंकॉक में। मैं भी 50,000 रुपए कमा सकता हूँ एक रात के। ये मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उसके बाद अब मैं किसी क्लाइंट से बात करता था तो मुझे पता था कि यार 50,000 तो मैं एक दफा ले चुका हूं ना, अब मैं बात करूंगा वैसे। हाँ, मैंने अपनी स्टोरीज के जरिए लोगों को ये बताया कि मैं करता क्या हूं और मैं कितना अच्छा करता हूं। स्टोरी टेलिंग क्या चीज है और स्टोरी टेलिंग से आप पैसे किस तरीके से बना सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी सुना है कि स्टोरी टेलिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं, तो मोस्टली लोगों का आंसर होगा नहीं। लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी टेलर जिनका नाम है वकार सिद्दीकी, हमने उनके साथ इन डेप्थ डिस्कशन की है कि किस तरीके से एक बिगिनर स्टोरी टेलिंग सीख सकता है और उस स्टोरी टेलिंग के स्किल के थ्रू वो पैसे किस तरीके से बना रहा है। हमारे सामने एक जीती जागती एग्जांपल है वकार सिद्दीकी की, जो स्टोरी टेलिंग के स्किल को मास्टर करके आज सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ व्यूज भी ले रहे हैं, वहां से भी पैसे कमा रहे हैं और इस स्टोरी टेलिंग की वजह से और इन वीडियोस की मदद से उनके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो उन्हें मिलियंस में पे करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे एक बिगिनर बहुत ही जल्द इस स्किल को सीख सके और वहां से पैसे कमा सके। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप इसकी स्पीड 1.5x पे कर सकते हैं अगर आपने जल्दी सुनना है। लेट्स अनकवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। एंजॉय द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं सुभान? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा वकार भाई, मेरी जो ऑडियंस है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है और डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन स्किल्स जो हैं इनके पास हैं और ये फाइवर पर या अपवर्क पे या और डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ ये अटैच हैं। तो आप स्टोरी टेलिंग के एक्सपर्ट हैं। अब स्टोरी टेलिंग जो है वो कुछ अर्सा पहले तक मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। मुझे ये पता था कि हम मूवीज़ देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, आखिर हम देखते इस वजह से हैं कि उसके अंदर एक स्टोरी बताई गई होती है जिसकी वजह से हम उसे एंड तक देखते हैं। तो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन आपसे मैं लास्ट ईयर भी मिला था, इस साल भी मिला हूँ, तो मुझे पता चला है कि स्टोरी टेलिंग की पावर क्या है। और आपके मैंने सोशल मीडिया देखे और चंद वीडियोज़ मैंने आपकी देखी और उन वीडियोस में ये था कि मैंने वो वीडियो ओपन की और मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ कि क्या भाई जो है ना वो कैसा काम कर रहे हैं। तो लिटरली मैंने वीडियो ओपन की और मैंने तब तक बंद नहीं की जब तक वो वीडियो एंड नहीं हुई। अब उसमें क्या मैजिक था और ये क्या था ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी एक पावरफुल चीज़ है। आप इसके बारे में बताएं कि आप एक तो स्टोरी टेलिंग होती क्या है, आपने कैसे सीखी, आप किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आए, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया कि मेरी वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखी। यार सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरीज़ जो होती हैं ना वो हम सबके इर्द गिर्द रोज़ाना बेशुमार होती हैं और हम लोग स्टोरी को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट शायद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आता कि बेसिकली स्टोरी होती क्या है। स्टोरी बेसिकली किसी भी एक चीज़ की अपनी स्टेट चेंज करने को ना स्टोरी कहते हैं। अब जैसे फर्ज करें कि मेरे ये कान में एयरपॉड लगा हुआ है, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये गिर जाए, ठीक है ना, तो ये भी एक कहानी है कि एयरपॉड लगा हुआ था, पहले एयरपॉड यहाँ था, अब नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब बात सारी ये है क्या ये कहानी सुनाने के लायक है या नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमारे साथ बहुत सारी होती है। मैं कहूँ कि मैं सीढ़ियों से ऊपर बैठा, सीढ़ियों से नीचे आ गया, ठीक है, मेरी स्टेट चेंज हुई ना, ये एक कहानी है कि भाई ये ऊपर था अब नीचे आ गया। अब बात यह है कहानी सुनाने लायक है या नहीं। तो हम सबके इर्द गिर्द कहानियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि
पहले तो हम ये फैसला नहीं कर पाते कि ये कहानी सुनाने वाली है या नहीं, और दूसरी चीज अगर है तो सुनानी कैसे। सही। ठीक है, तो अगर आप ये आर्ट अगर आप सीख लें कि कहानी सुनानी कैसे, तो मेरे ख्याल में बिजनेस वर्ल्ड के अंदर तो अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो काम ही काम है आपके पास। बिल्कुल ऐसे। तो आप इस फील्ड के अंदर आए कैसे? आपको पहले कब रियलाइज हुआ कि स्टोरी टेलिंग, मैं ना स्टोरी टेलर हूँ, आपको कब रियलाइज हुआ ये बात? अच्छा यार देखिए, ये मुझे बेसिकली मैं सोशल मीडिया पे आने से पहले, इससे पहले मैं टीवी पे ड्रामे लिखता था। जबरदस्त। तो हाँ, तो वहाँ से, और वो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचा उसके लिए मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टेज प्लेज लिखता था। ठीक है, अब मैं वहाँ तक कैसे आया? बेसिकली मैं बचपन से पढ़ता बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हम्बली ये बात कहता हूँ कि मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो अब जब मैंने कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं तो इस वजह से ना मेरा दिमाग उसी तरह चलता है। तो वहाँ से मुझे फिर जब मैंने स्कूल कॉलेज में लिखना शुरू किया तो लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर होते होते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे, तो मैंने वहाँ टीवी पे ड्रामे, सिटकॉम्स वगैरह लिखना शुरू किया। तो इस तरीके से मैं बेसिकली स्टोरी टेलर बना। लेकिन हुआ क्या कि टीवी पे मैं बेसिकली सोशल मीडिया पे कैसे आया और यहाँ पे इतना वायरल कैसे हुआ, क्योंकि टीवी पे ना मैं अपने कुछ आइडियाज़ जो है वो चाहता था कि वो मैं अपना लाभ का भला करे, टीवी पे चले वो। लेकिन जो टीवी के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह थे, उन सब ने कहा यार ये जिस तरह के तुम आइडिया ला रहे हो ना, ये चलते नहीं है, तुम एक काम करो, कुछ बुलबुले टाइप है ऐसा कुछ बना के लाओ तो वो चलेगा ना। सही। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। मैंने कहा यार वही काम जो सब कर रहे हैं वही मैं भी करूं। तो मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूं कि मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूं। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और फिर उसके बाद मैंने जो कहानियां मेरे दिमाग में मुझे लगता था बड़ी मज़े की है वो मैंने सुनाना शुरू की। और इट टुक सम टाइम, लाइक 5 साल तक मुझे किसी ने भी नहीं देखा, बट देन मेरी कहानियाँ जो क्लिक होना शुरू हुई और फिर लोगों तक पहुँची। तो बेसिकली इस तरीके से जब मेरी पहली कहानी 2021 में वायरल हुई तो फिर मैं कहूँगा कि मैं एक प्रॉपर स्टोरी टेलर के तौर पे सामने आया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम अगर इस चीज़ के ऊपर बात करें कि स्टोरी टेलिंग तो आपने सीख ली, इसका एक स्कोप हमें ये नज़र आ रहा है कि आप इसे सोशल मीडिया के ऊपर अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, लोग इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। मैंने खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो इसको हम किस तरीके से ये देख सकते हैं कि इससे बेसिकली पैसे कैसे बनाए जाएं? स्टोरी टेलिंग की कोई सर्विसेज सेल की जाती हैं या फिर कोई बिजनेसेस के लिए आप स्टोरीज़ लिखते हैं? जैसे आपने बताया कि आप ड्रामास वगैरह लिखा करते थे। एक बिगिनर जो है जिसको अभी स्टोरी टेलिंग का पता नहीं है और शायद वो ये स्किल में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है, तो एक तो वो सीखने के लिए क्या करे, और अगर वो सीख लेता है एक बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर अगर वो सीख लेता है तो क्या वो किस तरीके से सर्विस को सेल कर सकता है, एज ए प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकता है? देखें, मैं बिल्कुल एज अ ठेठ इसको एज अ फ्रीलांसर के पैरा में तो शायद जवाब ना दे सकूं, क्योंकि मैंने कभी कोशिश की नहीं थी कि मैं जो हूँ वो एक इस सर्विस को बेचूंगा कभी। नाउ मैं बहुत अच्छा बेच रहा हूँ इसको, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था जब मैंने शुरू किया था। सही। तो देखें, अब मुझे जो है वो ब्रांड्स जो हैं, मैं देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहानियाँ सुनाना शुरू की और उसके बाद लोगों ने मुझे देखना शुरू किया। उस कहानियों के अराउंड मेरी एक कम्युनिटी बनती चलेगी। आज माशाल्लाह मेरे 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो हुआ क्या, हाँ, तो लोगों की एक कम्युनिटी बन गई जो कहते हैं कि अच्छा यार वकार कहानियाँ अच्छी सुनाता है। तो हुआ क्या कि फिर मुझे ब्रांड्स ने पैसे देना शुरू किया कि यार आपकी माशाल्लाह इतनी स्टोरीज सुनी जाती हैं, अब आप हमारा जो मैसेज है जो हमारे ब्रांड का है वो अपनी स्टोरीज में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। तो इस तरह मुझे स्पॉन्सर्ड काम बहुत ज़्यादा मिलने लगा। ठीक है, लेकिन यार मैं एक बात और कहूँ कि इसके अंदर स्कोप बहुत है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट के पीछे अच्छी स्टोरी है ना तो वो बहुत अच्छे से बिकती है। आपको शायद याद हो कि जिस वक्त खैर आप भी पैदा नहीं होंगे, हम भी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, लेकिन पता नहीं पैदा हुए थे नहीं हुए थे, ये बहस से वादे पड़ेंगे। स्टीव जॉब्स ने एग्जांपल दी थी आईपॉड की, जब उसने पहली दफ़ा वो आईपॉड निकाला था तो उसने कहा था इसके अंदर इतने गाने फीड हो सकते हैं कि आप चांद तक पहुंच जाए ना तो भी गाने ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसका स्टोरेज कितना था, जो उसकी बेसिकली यूएसबी फंक्शनैलिटी उसने स्टोरी के तौर पर जब लोगों को बताई ना वो क्लिक हो गई। ठीक है, आज भी मुझे याद है, आज हम में से किसी के पास भी आईपॉड नहीं होगा, सब आईफोन यूज़ कर रहे हैं या अब ये ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन उसकी स्टोरी रह गई याद। तो अगर आपको अपने बिजनेसेस में, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फ्लरिश करे तो उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ की आप वेबसाइट खोल के देखें तो उनका एक अलग से सेक्शन होता है आवर स्टोरी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है,
हाँ, उसके अंदर उनकी पूरी कहानी लिखी होती है। आप अगर आप वो जाके पढ़ें तो आपको, और वो जब आप कहानी पढ़ रहे होंगे ना, आप कहेंगे ये इतने महंगा ब्रांड है, मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का इसका मार्केट में शेयर चल रहा है, लेकिन स्टोरी वो ऐसी लिखते हैं उसके अंदर कि वो आप डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो रही होती है। आप कहते हैं यार ये तो डायरेक्ट मुझसे बात हो रही है, किस तरह इनका हम्बल शुरू हुआ था, 2 लोग मिले थे। वो बेसिकली क्या है, वो उनकी स्टोरी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अब अगर मैं जैसे फ्रीलांसर्स सर्विसेज अगर दे रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, मेरी सर्विसेज खरीदें, अगर मेरी पीछे बैक पे स्टोरी अच्छी होगी ना, तो लोगों को ऑटोमेटिक रिलेट करेंगे मुझसे और वो मुझे अपना काम देना शुरू करेंगे। जैसे कि आपने वो देखा होगा इंडियन आइडल वगैरह के अंदर, जब वो कोई गाना आके सुनाता है तो वो गाने से ज्यादा वो अपनी स्टोरी सुनाता है। मैं तो सड़कों पे भीख मांगता था, मेरे अब्बा भी भिखारी थे, सब इतने। तो क्या होता है कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, अरे यार ये कैसी बात कर दी। तो स्टोरीज बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, और ये मैंने एक और चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके पीछे इतनी ज़्यादा स्टोरी नहीं है, लेकिन जितनी स्टोरी के ऊपर इंडियंस काम करते हैं वो बहुत, मतलब आप उनकी कोई भी ऐड देख लो, उसके पीछे एक ऐसी स्टोरी ऐड की होती है उन्होंने कि आपको ऐड देखने का भी मज़ा आ रहा होता है, और ब्रांड तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन उनकी वो स्टोरी भी याद रहेगी। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है, जैसे आपने बताया कि इसके अंदर बड़ा गैप है स्टोरी टेलिंग के अंदर, तो हम इसको मतलब मास लेवल पे किस तरीके से इसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों तक, कि हर दूसरा बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, वो यूट्यूबर बनना चाह रहा है, वो वेब डेवलपर बनना चाह रहा है, लेकिन वो स्टोरी टेलर नहीं बनना चाह रहा, या उसे पता नहीं है स्टोरी टेलिंग का। तो किस तरीके से इस चीज़ की अवेयरनेस हम फैला सकते हैं? उसी चीज़ से मैं मायूस होके इंटरनेट की तरफ आया था, जब मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को कोशिश की थी अपनी स्टोरीज सुनाने की। जब मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को कोशिश की कि यार वो जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मतलब एक नए आइडियाज़ हैं उन पे बात कीजिए, तो उन्होंने सब ने मुझे ये कहा यार जो एक बने बनाए हमारे पैटर्न्स हैं ना, उन्हीं पे चलो तो ही काम बनेगा। तो बात यह है कि एक ऐसी मार्केट में जहां एक्सेप्टेंस ना हो ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब आपने खुद प्रूफ करके दिखाना है कि जो तुम कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ठीक है, तो फिर अब मैं तो यही कहता हूं कि जिन लोगों को, अच्छा अब ये तो हमारा सोशल मीडिया का दौर आ गया ना। पहले तो ये होता था कि मैं एक अकेला राइटर नहीं था जो चैनल के बाहर बैठा होता था, मेरे जैसे 10 बैठे होते थे जो कहते थे कि यार ये काम जो है वो करना है और ये ऐसे कर लेते हैं, लेकिन नहीं होता था। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट की। अगर आपको लगता है कि आप जो कहानी सुना रहे हैं उसमें दम है और वो प्रूफ करके दिखाएं ना, फिर आपके पास तो मीडिया मौजूद है। आप YouTube पे बनाएं, आप Facebook पे बनाएं, आप लोगों को कहानी सुनाएं। अगर वो चलने वाली होगी, कहानी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक चलेगी। और देखें अभी तो पाकिस्तान में स्टोरी टेलिंग के लिहाज से ना बहुत कम क्रिएटर्स हैं। ये इसकी तादाद को बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हर कोई वेब डिजाइनर बनना चाह रहा है, हर कोई ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहा है, बट नोबडी वांट्स टू बी अ स्टोरी टेलर। और उनको सही बात है कि जाहिर सी बात है कि ये इंडस्ट्री अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इस वक्त जिसने चांस ले लिया और उसने अपनी इस पॉलिश को स्किल कर लिया, तो समझ लें वो पायनियर होगा। अभी अगर आप मेरे साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यार जल्दी से जरा पाकिस्तान में 10 स्टोरी टेलर गिनवा दें, क्या आप गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते, है ना, नहीं गिनवा सकते। तो इसका मतलब है अभी मार्केट में है ही नहीं। तो लेकिन इसकी डिमांड है, लेकिन अभी जो डिमांड है ना, वो लोग रियलाइज नहीं कर रहे। ठीक है, सही बात हमारे है। आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ, इंडिया जो है, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि इंडिया के अंदर जैसे ये बहुत अच्छा वो चल जाए कि वो स्टोरी भी होती है उसके पीछे। और देखिए हम लोग हैं तो इंडिया से 20-25 साल पीछे ही ना, आएगा तो सही यहाँ पे भी। तो इस वक्त जो लोग, अगर जो अभी हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि यार अगर आपके अंदर एक कीड़ा है, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी कहानी सुना सकते हैं, तो जस्ट पॉलिश योर स्किल्स। और इसका स्कोप अगर आपको अभी नजर नहीं आ रहा तो आगे आएगा। और बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो सोशल मीडिया पे जो अब काम कर रहे हैं, वो स्टोरीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब मुझ जैसे लोगों को भी पैसे दे रहे हैं ना ब्रांड्स, क्योंकि उनको समझ आ रही है कि हाँ यार, ये अगर स्टोरी के तौर पे हमारा जब मैसेज जाता है ना, तो बड़ी देर तक लोगों के पास वो उसकी मेमोरी उनके पास रहती है। ये आपने बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बातें बताई हैं। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर लेट सपोज कोई एक बंदा स्टोरी टेलर बनना चाह रहा है, अब जैसे आपने बताया कि उसके पास मीडियम्स हैं, वो फेसबुक यूज़ कर सकता है, यूट्यूब यूज़ कर सकता है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्टोरीज डाल सकता है। अब स्टोरी को मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे पता है स्टोरी टेलिंग का, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं सिर्फ कैमरा ओपन करके अपनी स्टोरी ऐसे बताने लग जाऊँगा ना, तो शायद लोग इतना ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर जैसे आपने अपनी स्टोरीज़ के अंदर
बी रोल्स भी ऐड किए हुए हैं, आपने कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड किए होते हैं और आप उसके ऊपर प्रॉपर लगता है कि आपकी मेहनत हुई हुई है। तो क्या एक बंदे को वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, उसे म्यूज़िक जो हम साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं क्या उसका भी नॉलेज होना चाहिए, या वो स्टार्ट कर सकता है सिंपल एक कैमरा ओपन करे और अपनी स्टोरी सुनाए और कैमरा बंद कर दे? क्या इस चीज़ से वो स्टार्ट कर सकता है? अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें जो वायरल हुई थी ना, उससे पहले मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई थी और बाद में भी ऐसी बनाई जिसके अंदर आप लिटरली मैंने ऐसे कैमरा खोला है और 10-10 मिनट सिर्फ मैं कैमरे से ऐसे बात कर रहा हूँ, कोई साउंड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, और उन वीडियोस पे 5-5, 8-8 लाख व्यूज हैं। जबरदस्त। कुछ भी नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐसे कैमरा रखा हुआ है और मैं उसमें बात कर रहा हूँ। देखें अगेन, ये जो आपने बात की वीडियो एडिटिंग आना, इफेक्ट्स डालना, बी रोल बनाना, ये तो फिल्म मेकर्स के शशके होते हैं, ठीक है ना, ये तो उनका काम है, सिनेमैटिक्स बनाना। हालांकि मैं जो हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वीडियोस बनाता हूँ और अगर आप मेरी कॉर्पोरेट वीडियोस देखें आप कहेंगे यार ये तुमने बनाई है, उनके अंदर इतनी पॉलिश होती है, इतनी खूबसूरत। और जब मैं अपनी YouTube की वीडियो बनाता हूं, मैं जानबूझ के उसकी क्वालिटी ना बहुत बेयर मिनिमम रखता हूं। मैं कोशिश ही नहीं करता कि मैं उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करूं, मैं उसको लॉग पे शूट करूं, मैं उसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स डालूं। ये मैं जानबूझ के ऐसा करता हूं ताकि देखने वाला रिलेट कर सके मुझसे। वो जब मेरी स्टोरी देख रहा हो ना, वो ये ना सोचे यार ये तो बड़ी फिल्मी बातें हैं, ये तो जितना ज्यादा मतलब कमर्शलाइज लग रहा है काम। तो मेरी जो यूएसपी है वो तो है ही यही कि मुझे आता है काम, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं अपनी स्टोरीज के अंदर। इसके अंदर मेरी पूरी कोशिश होती है मैं एज रॉ एज आई कैन, ताकि जो देखने वाले ना वो कहें ये तो मैं भी कर सकता हूं, तभी तो वो मुझसे रिलेट करेंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा सिनेमैटिक फिल्म, हाँ बहुत ज्यादा सिनेमैटिक बना दूंगा, बहुत ज्यादा चीजें, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले कम से कम कोई 1 साल से मेरा 95%, 1 साल से भी ज्यादा से मेरा जो 95% कंटेंट है वो फोन से शूट होता है। मैं कैमरास भी यूज नहीं करता। हाँ, इसकी वजह ये ताकि जो देखने वाला है ना वो ये कहे कि यार अच्छा ये तो मेरे जैसा बंदा है, मैं भी कर सकता हूं ये, तो ही तो वो मुझसे रिलेट करेगा। तो जितने भी अगर कोई स्टोरी टेलर्स हैं वो इस चीज पे हरगिज इनिशियली ध्यान ना दें कि यार मुझे ये भी स्किल आ जाए, मैं 3D पे भी काम करना सीख जाऊं, मुझे एडोबी प्रीमियर प्रो भी पूरा आ जाए, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा। नो, मैंने आपको कही थी कहानी हर चीज होती है, सिर्फ 2 चीजें होती हैं। एक, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी सुनाने के लायक है, और दूसरी चीज कि कौन सी कहानी सुनानी कैसे है। जो कहानी सुनाने लायक है उसको सुनाना कैसे। अगर आपको यह पता चल जाए एक कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप यकीन, अभी आजकल मैंने क्या करना शुरू किया है, मैंने अभी ना जब से ये 2024 शुरू हुआ है, मैंने, हालांकि मैं लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर अल्लाह का शुक्र है मेरी बड़ी वीडियोस देखी जाती हैं, मैंने रील्स बनाना शुरू कर दी कि 1 मिनट के अंदर मैं कहानी सुनाऊंगा। पहले दिन मैंने रील बनाई 5000 व्यूज आए, दूसरे दिन बनाई इसी तरह है। अभी मैंने एक रील डाली 2 दिन पहले, वो अभी 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई, हालांकि मेरे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर भी नहीं है, ठीक है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो क्या, और वो है क्या, एक जगह खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं बस, सिर्फ और सिर्फ ये। आपको अगर ये पता हो कि कहानी सुनानी कैसे है और आप ये आइडेंटिफाई करने वाली आपकी आंख हो कि हाँ यार ये कहानी लोग रिलेट करेंगे, दैट्स इट। आप अगर सिर्फ इन स्किल्स को पॉलिश करें ना, ये वीडियो एडिटिंग, ये अच्छे कैमरे, ये सब तो आते रहते हैं, ये तो आएंगे और चले जाएंगे। आपने ये शॉर्ट कंटेंट की बात की है, अब आप जैसे लॉन्ग कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा फेसबुक के ऊपर देखी जाती हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर भी, आप जैसे आपने बताया कि आप शॉर्ट्स चल रही हैं, या वहाँ पर भी आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं? नहीं, मैं जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पे डालता हूँ। ये तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट में मैं शुरू किया था, क्योंकि मैंने कहा कि यार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मुझे भी बनाना है, लेट्स ट्राई इट। और मुझे शौक इस तरह का कि यार जब मैं कहानी सुनाऊँ ना तो पूरी आराम से तसल्ली से 5-6 मिनट लेके, तो मज़ा आता है मुझे ना। हाँ, तो इसी में मज़ा आता है, और फिर लोग हुक होते हैं, इंगेज होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लोग कनेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो और दूसरी बात, फेसबुक के ऊपर जो है आपका लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फेसबुक जो है ना स्क्रॉलेबल है। YouTube पे तो आपने वीडियो देखी ना, आपने ऐसे करके देख ली, ऐसे करके अब आप देख रहे हैं आप पूरी वीडियो, ठीक है, थोड़ी सी तो मसला होगा ना वापस से सीधा करने में और दूसरी वीडियो। लेकिन फेसबुक का क्या है, जरा सा बंदा बोर हुआ, उसने यूं करके अंगूठा चलाया और आप गायब। सही है, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर लोगों को एंगेज करना, हुक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। किस तरह, लेकिन अगर आपको सिंपल स्टोरी का स्ट्रक्चर पता हो कि यार एक स्टोरी सुनाई कैसे जाती है, तो यकीन करें ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर एक दफा आप ग्रिप पकड़ लें तो फिर जो है कि लोग इजीली जो है वो आपको देखने लगते हैं और आपको सुनने भी लगते हैं। तो अगर जैसे ही आपने शॉर्ट कंटेंट की बात की ना, कि आपकी एक वीडियो 1 लाख व्यूज़ तक गई है, इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें नैस डेली की, जो
1 मिनट की उसने वीडियोस बनाई है, कोई 1000 दिन 1 मिनट की वीडियो बनाई है, और उसका एक ही स्टाइल है उस वीडियो का, जो वो लॉन्ग फॉर्मेट में भी वही स्टाइल लेके चल रहा है, और वही एक ही स्टाइल चल रहा है जिसमें वो स्टार्ट में हुक देता है और उसके बाद जो है ना वो बार बार स्क्रीन चेंज हो रही हैं, डिफरेंट विजुअल्स आ रहे होते हैं, और वो स्टोरी को लेके और पता भी नहीं चलता कि 1 मिनट गुजर गया। तो हाँ, आप ऐसा इस ही। टाइम पर क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई एक नया बंदा जो अभी रिसेंटली स्टार्ट करने वाला है और वो स्टोरी टेलिंग सीख भी रहा है या वो इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुका है, और उसे लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाना चाहिए, या वो इनिशियली जो है वो शॉर्ट कंटेंट की तरफ जाए? क्योंकि अगर लेट्स सपोज वो लॉन्ग फॉर्मेट पे कंटेंट क्रिएट करता है और एल्गोरिदम उसे सपोर्ट नहीं करता, बेशक वो बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा है, एल्गोरिदम ने उसे सपोर्ट नहीं किया और वो उसने कोई 40-50 वीडियोस डाली और उसकी 1000 पे कोई एक बड़ी वीडियो चली गई, उसके बाकी व्यूज़ जो हैं वो 400-500 पे घूम रहे हैं, तो वो डिसार्ट हो जाएगा। तो क्या उसे शॉर्ट फॉर्म से जाना चाहिए? क्योंकि आजकल रील्स जो है वो आजकल मुझे भी कोई एडिक्शन हुई है रील्स की, लिटरली मैं बैठा रहता हूँ और मुझे पता नहीं चलता यार 2 घंटे गुजर के रील देखते देखते तो किस फॉर्मेट की तरफ एक बिगिनर को जाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं उसको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि वो टाइम को ना अपना कंस्ट्रेंट ना बनाए, क्योंकि सुभान इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कंटेन अ मैसेज, कि आप कभी चाह रहे होते हैं कि यार ये वाली जो बात है ना यार, ये वीडियो मैंने 8 मिनट पे लेके जानी है, लेकिन उसके अंदर मवाद 2 मिनट का भी नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऐसी कोई बाप किस्म की स्टोरी होती है, लेकिन वो मांग रही होती है 6 मिनट और आपने कहना है मुझे वो बनानी है रील में, ठीक है। तो एक न्यूबी जो होगा ना, जो कि प्रॉपर वाकई में आर्ट सीखना चाह रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए ना ये भूल जाए कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे अल्लाह आपका भला करे कौन से एल्गोरिदम में जाना है, क्या करना है। वो ध्यान दे इस वक्त सिर्फ, जो न्यूबी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस पे ध्यान दे कि किस तरीके से मैं अपनी कहानी अच्छी सुना सकता हूँ, भले वो 20 मिनट की हो जाए, भले वो 1 मिनट से भी पहले हो जाए, ठीक है। वो अभी इनिशियली वो इस पे फोकस करे। देखें, मुझे भी कोई 2 साल लग गए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बनाते बनाते। मैं जिस कंटेंट क्रिएटर से मिलता था उससे ये बात करता था, यार मुझसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं बनता, मुझसे शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता, क्योंकि मैं अपना स्वीट टाइम लेता हूं, मुझे इतना टाइम चाहिए, लेकिन सब रील्स बना रहे हैं, मुझे बनानी है लेकिन आई डोंट नो हाउ। फिर मैंने काफ़ी होमवर्क किया इस पर कि यार मुझे किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और इस साल माशाल्लाह मैं अभी आज 6 तारीख है, तो मैंने आज जो है अल्लाह आपका भला करे 5 जो है वो वीडियोस मैंने 1-1 मिनट के अंदर बनाई और लोगों ने वो देखना शुरू की। लेकिन उसके लिए मैंने बड़ी प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट माई नेचुरल स्टाइल। मेरा नेचुरल तो लॉन्ग फॉर्मेट था, तो मैंने उसको वो करके यहाँ तक लेके आया और अब मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो न्यूबी को मैं मशवरा ये दूंगा कि यार अगर तुम फॉर द लव ऑफ स्टोरी टेलिंग ये काम कर रहे हो ना, तो ही करना, क्योंकि इसके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। इस काम के अंदर ना, इसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ती है, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है कि वो आपकी कहानी सुने। तो मैं आप उनको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरू के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने स्किल के ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर। यार देखें, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी कौन सी वीडियो जाके पहली वायरल हुई थी? 104वीं। 103 वीडियोस पे मेरे 1000 व्यूज भी नहीं आए। 103 वीडियोस पे। बट मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक था। मुझे ये पता था कि यार ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कहानियां सुनाने में बड़ा मजा आता है। तो जब 104वीं मेरी वायरल हुई ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 103 बेकार थी, उनके ऊपर वापस से व्यूज आना शुरू हुए। और उससे जो मैंने सीखा था कि किस तरीके, देखें मुझे, मैं लोगों को ये कहता हूं कि मुझे 103 तरीके पता हैं कि किस तरह आपकी कहानी नहीं चलेगी। 103 तरीके पता है। हाँ 103 तरीके पता है। 104वें पे जाके मुझे पहली दफा पता चला कि कैसे चलेगी। और उसके बाद फिर मैं उसी पैटर्न को दोहराता गया और अब फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलती है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया। और फिर वो 103 जाया नहीं हुई ना मेरी। मुझे पता है कि यार अच्छा, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपकी पहली दूसरी चीज वायरल हो जाए ना, उसको सस्टेन करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, होता ही नहीं आपसे, ठीक है ना। लेकिन जब आपके बैक के ऊपर बहुत सारा काम मौजूद हो, आपने पहले इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना चीजें देखी हुई हो, तो फिर आपको मैं कहूंगा कि उसकी कदर भी अच्छी होती है, ठीक है। आप उसको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेते। और फिर दूसरी चीज जो सबसे अच्छी होती है कि आपको ना आपके पास अपना पर्सनल बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो यार न्यू कमर्स को मैं कहूंगा कि यार अगर तुम इस फील्ड में आना चाहते हो तो फॉर द लव ऑफ इट आना, क्योंकि ये है मैराथन गेम। ये जो है ना सुभान, ये वाला जो काम है ना, ये डायरेक्ट कम्युनिटी बनाता है।
आपकी जो फॉलोइंग होती है ना वो बड़ी कल्ट किस्म की फॉलोइंग होती है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था, अभी इत्तेफाक किया था थोड़ी सी देर पहले ना, मुझसे मेरे दोस्त ने पोस्ट शेयर की, उसके अंदर किसी ग्रुप के अंदर ना मेरे सर के ऊपर ताज लगा हुआ था। मेरी उसने तस्वीर होगी कि भाई अच्छा, अब मैंने उसको थोड़ी कहा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अब लोग खुद से आपकी तस्वीरें बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये बंदा इतनी अच्छी स्टोरी सुनाता है, ये करता है, और अगर किसी को इससे नफरत है तो वो मुझे फौरन अनफ्रेंड कर दे, और इस तरह की उसमें खैर बड़ी बातें लिखी हुई थी। अच्छा। तो हाँ, तो ये होता क्या है कि ये जो स्टोरी टेलिंग का जो चीज़ है ना, ये बड़ी कल्ट किस्म की फॉलोइंग बनाता है आपकी, कि लोग आपको फिर कहते हैं यार इसकी बात सुननी है। जैसे कि आपने कहा कि आपने मेरी वीडियो लगाई, वो मैंने शुरू की और वो एंड तक चला ही गया, तो आपने मुझे किसी ना किसी लेवल के ऊपर तो कनेक्ट किया होगा ना मुझसे, किसी ना किसी लेवल पे तो आपको ये फील हुआ होगा यार इस बंदे से मेरा एक कनेक्शन तो है यार, ये रिश्ता जो है ना ये बन रहा है। तो ये बहुत है। दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में फॉर्म की बात करूं, अगर आप जैसे फूड के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, और आप सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं, तो लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन वो फूड में इंटरेस्ट होंगे, आप में कभी नहीं होंगे। अगर आप कोई गली मोहल्ले में प्रैंक्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लोग आपकी उस तफरी, उस जो आपने उस बंदे के साथ की, उसमें तो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो आप में इंटरेस्टेड कभी नहीं होंगे। ठीक है, आप स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, इन चीज़ों पे कर रहे हैं, बट जब आप स्टोरी टेलिंग पे आते हैं और आप अपनी पर्सनल बातें करते हैं लोगों से इस तरीके से, वही बात कि कौन सी बात आपने करनी है और किस तरह करनी है, अगर इन दो को करते हुए आप करते हैं ना, तो पीपल कनेक्ट विद यू। ठीक है ना, फिर वो मुझे जो सबसे अच्छा कमेंट लगता है, जो लोग मुझे करते हैं कि यार, मुझसे जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं जब आपकी वीडियो देखते हैं ना, ऐसा लगता है हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, कोई दोस्त है हमारा जो हमसे बात कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो ये नहीं कहते कि दोस्त है जो हमें समझा रहा है, वो कहते हैं दोस्त है जो हमसे बात कर रहा है। एक अच्छी कहानी जब आप सुनाते हैं ना, एक अच्छा जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से डिलीवर करते हैं, तो लोगों को ये नहीं लगता कि ये बंदा बात कर रहा है, उनको लगता है टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, हम भी इससे बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई स्क्रीन में बात करे, लेकिन लोग आपको फिर कहते हैं कि यार हम जो है आपसे बात करते हैं। ठीक है ना, हम ऐसा लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत गहरा कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसको जरा सोचा जाए तो। स्टोरी टेलिंग का है ये जादू कि अगर आप अच्छे से कहानी सुना रहे हैं ना, तो अगले को लगता है यार ये बंदा मुझसे बात कर रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर लेट्स सपोज किसी बंदे ने सोच लिया है कि स्टोरी टेलिंग ही करनी है मैंने, और उसे ये भी पता है कि इनिशियली मुझे कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मैंने जो काम मैं कर रहा हूँ मैंने ये करते जाना है, लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ इसी को ही अपना करियर चूज़ करना चाह रहा है, इसी को ही लेके चलना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्टार्ट में तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, अपनी स्टोरीज़ को बेहतर किया, कुछ वीडियोस वायरल चली गई, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या है? उसने अपना घर कैसे चलाना है स्टोरी टेलिंग के स्किल से, इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप माशाल्लाह से इसके थ्रू आपने क्लाइंट्स भी फाइंड किए हैं। आप बैंकॉक भी अभी रिसेंटली गए हुए थे एक शूट के लिए, और आपकी बैंकॉक की बताई हुई चीज़ों पे मैंने भी काफ़ी अमल किया बैंकॉक में। तो ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक बिगिनर की डायरेक्शन इसने चूज़ कर लिया है इंटरमीडिएट लेवल पे, या आहिस्ता आहिस्ता स्किल को पॉलिश करता जा रहा है, वीडियोस भी डालता जा रहा है, अब आगे वो क्या अपने माइंड में रखे कि उसने आगे इन फ्यूचर क्या करना है? देखें, मैं जो हूँ वो बहुत ही स्मार्टली एक काम करता हूँ। जैसे बैंकॉक वाली आपने मेरी वीडियो का जिक्र किया, अब उसके अंदर मैंने कितने स्मार्टली आपको बता दिया कि मैं वहाँ क्यों गया हुआ था। मैं एक शूट पे गया हुआ था, मैं ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, अब उस वीडियो को कोई मेरे ख्याल में 10-11 लाख लोगों ने देखा है। ठीक है, उस वीडियो से विद इन 2 days मैंने 3.5 मिलियन की हॉट लीड्स उठाई थी। अच्छा, 3.5 मिलियन की। जबरदस्त जी, उस वीडियो के अंदर मैंने ये नहीं बताया कि मैं शूट कौन से ब्रांड के लिए कर रहा हूं, मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं शूट बेसिकली कर क्या रहा था, बट मैंने वो कहानी ऐसे सुनाई और उस कहानी के पीछे अपने क्लाइंट से अपने रिश्ते को इस तरह बताया कि भाई मेरा उससे इतना अच्छा रिश्ता था और फिर हम लोग इतना आगे तक चले गए, और हमने क्या कहते हैं, वो मुझे हमेशा याद रखते हैं। अब लोगों को वो सुन तो कहानी रहे, लेकिन उनके दिमाग में क्या बात जा रही है, ये बंदा कहानी, ये बंदा वीडियोस बनाता है, ये इतना अच्छा कस्टमर केयर सर्विस देता है कि लोग जो इसके पास एक दफा आ जाए उसको छोड़ते नहीं है। तीसरी चीज कि अच्छा ये मतलब यानी कि इतना आउट ऑफ द वे जाके अपने क्लाइंट से हेल्प करता है, यार इस बंदे से काम करवाता है। आपने स्टोरी सुनाई और मार्केटिंग भी हो गई। एग्जैक्टली। अब उस वीडियो से मैंने मोनेटाइजेशन से तो अलग पैसे कमाए, बट उससे अब 35 लाख रुपए की मेरी हॉट लीड जनरेट हो गई 2 दिन के अंदर।
ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने अपनी स्टोरीज के जरिए लोगों को ये बताया कि मैं करता क्या हूं और मैं कितना अच्छा करता हूं, बगैर अपने काम को रिवील किए, बगैर अपने काम को रिवील किए। तो ये जो चीजें ना ये बड़ी उससे आती हैं, लेकिन ये कि आ ही जाती हैं अगर आप इस तरह कर रहे हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अगर एक स्टोरी टेलर भी हैं, अपनी स्टोरीज सुना रहे हैं, तो आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को इस तरीके से उसके अंदर इंटीग्रेट करें। लोग कहें अच्छा यार ये बंदा लोगोज बनाता है, अच्छा ये यूआई डिजाइनर है, चलो इसको करते हैं। तो अब देखें दो चीजें हैं, वन कि आपका कोई अपना एक बिजनेस है, ठीक है, आप उसके लिए स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, दैट्स द वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि आप जो है वो हैं ही स्टोरी टेलर और आप कह रहे हैं भाई मुझे तो सुनानी ही कहानियां है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर आपको जाना पड़ता है स्पॉन्सर्स की तरफ कि आपको लोग ब्रांडेड वीडियोस आपसे बनवाएं कि यार भाई इसका बड़ा अच्छी ये वीडियोस बनाता है, चलो इसके हम अपना मैसेज डलवाएं। अब पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ी सी ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, मैं बुराई नहीं करूंगा पाकिस्तान की, भाई मेरा ही मुल्क है, बहुत दिया है इसने, ऐसा ही है। हमारे यहाँ ना अभी तक भी ना लोग जो हैं वो नंबर्स के पीछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे फर्ज करें मेरे पास 4 लाख फॉलोअर्स हैं तो कहेंगे यार इसके पास 4 लाख फॉलोअर्स हैं, चलो इससे कहानी बनवाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बंदा है जिसके अभी 500 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो ऐसी कोई बाप कहानियां सुनाता है, ब्रांड उसके पास नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं यार इसकी फॉलोइंग ही नहीं है। तो वो बेसिकली अभी जो है अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना अभी इस स्किल को ना स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है ना, अभी तक हम इसको सही से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। हम इसको अभी तक बहुत क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं कि यार इसके नंबर्स कितने हैं, स्टोरी टेलिंग के ऊपर तो कर रहे ही नहीं रहे ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ना अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग पैसे रखे हुए, ठीक है। तो लोग मेरे पास अगर मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मेरे पास फॉलोअर्स कम है तो वहां मुझे वो ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है। क्योंकि भाई कहानी तो वही सुना रहा हूं ना, वही कहानी है ना जो यहां भी सुना रहा हूं वहां भी। वो बोलने नहीं, अगर इस प्लेटफॉर्म के लिए बनाओगे तो पैसे कम, क्योंकि वो मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई कहानी मतलब वो इटसेल्फ उस कहानी को जो है ना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल ऐसे। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी थोड़ा सा इस मामले में पीछे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ही अभी क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता ही हम इंडिया से जैसे आपने बताया 20-25 साल पीछे हैं, तो हम यूएस से तो बहुत ही पीछे होंगे। तो मैं यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। अब जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स वगैरह भी आते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आपकी फॉलोइंग क्या है, आपकी ये चीज़ें क्या है। वो देखते हैं कि इसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली किस नीश के हैं। मतलब अगर लेट्स सपोज उन्होंने देखा कि फ्रीलांसिंग की वीडियो पे कोई 5 लाख व्यूज़ आए हैं, तो उन्होंने ये देखना है कि इसके पास 5 लाख बंदों की ऑडियंस है जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। अब वो उस वीडियो की बेसिस पर आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए पैसे देंगे। और अगर लेट्स सपोज आप फ्रीलांसिंग पे वीडियोस बनाते हैं, आपने एकदम कोई वीडियो बना दी शॉपिफाई के ऊपर और उस पर 500 व्यूज़ हैं, तो कोई भी ब्रांड आपको उस चीज़ के लिए पैसे नहीं देगा क्योंकि आप उसके अंदर एक्सपर्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये है कि पर्सनली मेरी फील्ड से रिलेटेड तो कोई ब्रांड है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ आ रहे हैं, 2-4 ब्रांड्स थे, लेकिन ज़्यादातर फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैंने आज तक काम ही यूएस, कनाडा और बाहर के क्लाइंट्स के साथ ही किया। पाकिस्तान के साथ तो कभी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज सेल नहीं की, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम है, इन लोगों को थोड़ा सा क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत तंग भी करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्टोरी टेलिंग की भी मार्केट बनेगी और उस ब्रांड्स को भी ये चीज़ समझ आएगी कि एक बंदे को उसके फॉलोइंग पे नहीं, उसकी जो वर्थ है उसके हिसाब से पैसे देने चाहिए, उसके काम के हिसाब से पैसे देने चाहिए। हाँ। और दूसरी बात पता है क्या, हमारे यहाँ एक चीज़ और ये है, देखें आप फर्ज करें एक बंदा है जिसके सिर्फ और सिर्फ 900 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो कहानी बड़ी अच्छी सुनाता है। आप उस बंदे को उससे काम लें, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको बहुत ज़्यादा पैसे दें, लेकिन आप उसको काम दें और उसके बाद जब वो 900 फॉलोअर है ना उसको भूल जाएं। आपको बस ये पता है बंदा अच्छी कहानी सुनाता है, आपने पैसे दिए, और फिर उसके बाद उसने जो कंटेंट बनाया ना उसको आप खुद प्रमोट करना शुरू करें, आप उसके ऊपर एड्स चलाना शुरू करें। क्यों? क्योंकि मैसेज तो वो बंदा अच्छा पैकेज कर रहा है ना, आप छोड़ देना। आप हमारे मसला ये कि वो लोग ब्रांड्स जो है ना वो इसके पीछे जाते हैं, इसकी फॉलोइंग तक हम पहुंच जाएं। ये इसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, हम उन फॉलोअर्स के पैसे दे रहे हैं इसको। ये बात ये सोचते नहीं कि भाई जितने तुम उसको फॉलोअर्स के पैसे दे रहे हो ना उतने ही तुम डॉलर लगा के तुम वैसे ही पहुंच जाओगे। तुम जरा एड प्रमोशंस करो, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ, आप उस बंदे को उसकी स्किल के पैसे दो कि यार अच्छा वो अच्छा मैसेज पैकेज कर रहे हैं ना,
इससे बनवाई वीडियो, और उसके बाद आपने क्या भाई, आपने जैसे फर्ज करो उस बंदे से 3 लाख में बनवाई, और जैसे कि आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को 15 लाख देते हैं, आपने उसको 3 लाख में उससे वो स्टोरी बनवाई और 7 लाख रुपए के उस पर एड्स लगा दिए। आप तो खुद इस फील्ड के, आपको पता होगा 7 लाख के एड चल जाए तो वो कहां तक पहुंच जाएगा मैसेज, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ा विन विन सिचुएशन होगी। जो एक आपका जो आपके ब्रांड का मैसेज बहुत अच्छी पैकेज में आवाम तक पहुंच गया, एक फ्रेश वॉइस में गया, ऐसे गया कि लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी नई चीज है। क्यों? क्योंकि जिस क्रिएटर को आपने उठाया है वो अभी बड़ा अनसंग किस्म का है, उसको कोई नहीं जानता अभी, ठीक है, बट आपने ताड़ लिया कि यार ये काम बड़ा अच्छा करता है, आपने उसको वहां से उठाया, कम पैसों में करवाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको मिलेनियर बिलेनियर बनाया, नहीं, आपने कहा चल भाई अगर तुम अभी काम कर रहे हो, अच्छा करो भाई, तुम्हारी वीडियो पे कॉस्ट आ जाती है कोई 30,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए लो, वीडियो बना दो, वीडियो बना के आपने दी, उसके बाद आप उसको वो करें। तो ये चीज जब ब्रांड्स रियलाइज करेंगे कि ऑडियंस असल चीज नहीं है, असल चीज स्किल है, ठीक है, ऑडियंस तक तो यार फेसबुक खुद बोलता है भाई मुझे पैसे दे दो मैं पहुंचा दूंगा, है ना, ठीक है। तो ये उनको बड़े समझने की बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो नजर रखें ना वो उन पे रखें, क्योंकि जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जितने हो गए, उनके तो अब मुंह खुल चुके हैं ना, उनको तो पता है इतने दिन है। और आप, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत दें भाई, आप अपने ब्रांड इमेज के लिए उनको जरूर दें, बट उन लोगों पे भी रखें कि जिनके फॉलोअर्स कम है लेकिन काम बड़ा बाप है उनका, आपने उनको उठाया और उनके कंटेंट के ऊपर आपने एड्स चला के बिल्कुल वो क्या कहते हैं अपना मैसेज अच्छा से बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि अगर एक स्टोरी टेलर सिर्फ अपनी स्टोरी सुना के फॉलोइंग लेता है तो बड़ी कल्ट किस्म की फॉलोइंग बनती है। तो अब इसके बाद उसके लिए एक ये वाला पाथ भी ओपन हो जाता है कि वो एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बन सकता है। और इवन के इंस्टाग्राम के ऊपर अगर कोई आपने स्टोरी भी लगवानी हो ना किसी ब्रांड की प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इवन के पाकिस्तान में भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छे पैसे ले रहे हैं। तो एक बिगिनर, अगर मैं समझता हूँ कि अगर एक बिगिनर है, उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है और वो 20-25 हज़ार के ऊपर भी है, उसके इंस्टाग्राम की फॉलोइंग है, तो वो आराम से चार्ज कर सकता है 70-80 हज़ार रुपये एक स्टोरी का। अगर उसकी कल्ट फॉलोइंग है इजीली कर सकता है। तो मतलब ये है कि पैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और पैसे से याद आया, आपकी मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी सुनाई थी जो आपको एक ही रात में मिला और उसने आपको पैसे दिए, पैसों का कहा, लेकिन उसने बहुत टाइम बाद पैसे दिए। ज़रा वो मेरी ऑडियंस के लिए वो थोड़ी सी ऐसे शॉर्ट करके वो स्टोरी सुनाए। चले मैं बिल्कुल सुनाता हूँ भाई। हुआ ये था कि एक रात हम बैठे हुए थे, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे थे, तो हमें एक लड़की का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे ना एक वीडियो बनवानी है। अच्छा, अब उस बंदी ने जब मुझे ईमेल की सारी डिटेल, तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ईमेल था। तो मैंने कहा यार ये जाएगी तो कहीं नहीं। उसने मुझे काम कहा कि भाई आप ये बना दो वीडियो। मैंने पूरी रात बैठ के वीडियो बनाई। हालांकि उस वक्त मैं 7-8 हज़ार रुपए में वीडियो बनाता था, लेकिन मैंने उस बंदी को ना ऐसे ही बोल दिया, तो मैंने कहा तुक्के में ना, मैंने उसको 25,000 रुपए बोल दिए। उस बंदी ने कहा ठीक है बना दो। भाई पूरी रात बैठ के हमने 25,000 में काम किया। उसने बोला था अगले दिन पैसे दे देगी। अब अगला दिन हो गया, पैसे ही नहीं आए। काम हम डिलीवर कर गए, 1 हफ्ता हो गया, पैसे ही नहीं आए। फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार वो आपने पैसे देने थे तो वो आपने दिए नहीं। तो उसने कहा कि आपको अभी तक पैसे नहीं मिले। मैंने तो वो बोल दिया था, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इनके आपको वेंडर बनना होता है, फिर आप प्रोसेस के थ्रू। तो उसने मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे दिलवाने थे। तो उसने मुझे कहा आपको पैसे नहीं मिले। उसने कहा कितने पैसे थे आपके? मैंने कहा 25,000 रुपए थे। उस बंदी ने मुझे बोला 25 नहीं, अब आप 50,000 रुपए लेंगे। मैंने कहा यार ये तो मजाक लग रहा है मुझे। मैं तो 7,000 में काम करने वाला था, 50,000 की बातें कर रही है। और आधे घंटे के अंदर उसने मुझसे बैंक डिटेल ली, आधे घंटे के अंदर 50,000 रुपए उसने मुझे भेज दिए। तो वहां से मुझे ये तो पता चल गया कि यार मेरे जो काम है ना उसकी वर्थ है 25,000 रुपए। और चलो 50 ही मिल गए, क्योंकि मैं वजह यह है कि उस बंदी ने मुझे 25,000 में काम इसलिए करा लिया, और 50,000 उसने मुझे इसलिए दिए क्योंकि वो यही काम किसी एजेंसी से कराती ना, वो 5 लाख से कम में नहीं करती। उसने कहा भाई ये तो 50,000 के अंदर काम भी कर दिया, अच्छे से कर दिया, पूरी रात लगा के कर दिया। तो उस बंदी ने मुझसे इस तरह काम लेके मुझे वो दिया। अब इस तरीके से उसने मुझे पे किया। तो अब इससे जो मुझे फायदा हुआ, सबसे पहला तो ये कि मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया। ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि मैं भी 50,000 रुपए कमा सकता हूं एक रात के। ये मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया ना,
उसके बाद अब मैं किसी क्लाइंट से बात करता था तो मुझे पता था कि यार 50,000 तो मैं एक दफा ले चुका हूं ना, अब मैं बात करूंगा वैसे। हाँ, कहाँ मैं 7,000 पे काम कर रहा था, अब मैं कहाँ 30-35,000 में काम कर रहा था, फिर जाहिर से 50 बोलता तो 30-35 में होता। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको एक कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जिससे आपकी जो है ना एक नया लेवल अनलॉक होता है। क्या कहते हैं, अच्छा इतने पैसे भी हो सकते हैं, अच्छा इतने पैसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। फिर इस तरह आप क्या कहते हैं, मेरा पहली बार ये लेवल अनलॉक हुआ था जब मैं फ्रीलांसिंग में 2016 की बात है, 15 से मैंने स्टार्ट की थी। तो 16 की बात है। अब मैं सारा महीना काम करते थे, क्लाइंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे तो मिल जाते थे हमें कोई $400-500 ना मिल जाते थे। तो मैं उसी के अंदर ही खुश था, मैं नई प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता था। एक रात मैं ऐसे बैठा हुआ था तो अपवर्क पे ना वो अगर आप टॉप रेटेड हो, जब उस वक्त मैं टॉप रेटेड हो गया था तो मुझे इनविटेशन आया ना एक जॉब पे अप्लाई करने का। वैसे तो मैं कहता था कि यार नहीं, मेरे पास ऑलरेडी जॉब है तो मैंने नई जॉब्स नहीं करनी। तो उस रात पे आई थिंक मेरा क्लाइंट था, वो काम हमारे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम में, मैं फ्री था तो मैंने कहा चलो ये वाला प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। वो प्रोजेक्ट पे लिखा हुआ था कोई $15 से $20 आई थिंक, उस पर प्रोजेक्ट के ऊपर मेंशन था कि इतनी प्राइस में ना मुझे काम चाहिए। जब मेरी उससे बात हुई ना तो उसने मुझे बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये आपने लीड्स इकट्ठी करनी है, थोड़े बहुत रिसर्च वगैरह करनी है आपने, तो आप बताओ कि मुझे ये आज की रात में ही 100% ये डन चाहिए काम। वो यही 8 बजे का टाइम था। मुझे आपकी स्टोरी सुन के ना मुझे अपनी स्टोरी याद आई। तो मैंने उसे कहा कि ओके ये काम मैं करता हूँ। अब उसने बताया कि आप बताओ प्राइस कितनी लोगे। मैंने काउंट किया तो वो अगर मैं चाहता भी सही ना तो मैं उसे कर लेता कोई $300 में मैक्सिमम। मेरा यही था कि अगर मैं पूरी रात बैठता हूँ और कॉन्टीन्यूसली काम करता हूँ तो 300 तो होने चाहिए। मैंने उसको कहा कि एक लीड के मैं इतने चार्ज करूंगा। और उस टाइम पे ना मेरे जहन में ये नहीं आया कि एक लीड के अगर इतने हैं तो 800 के और 1000 लीड्स के कितने होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैंने एक लीड का उससे बताया, उसने डन किया। जब प्रोजेक्ट डन हुआ मैंने काउंट जो किया ना तो काउंट करने पे वो $1150 बन रहे थे। अरे तो मैं पूरी रात, मैंने 8 बजे से मेरी उससे बात शुरू हुई, 10 बजे मैंने काम शुरू किया। अगले दिन मैंने ऑफिस जाना था सुबह, तो मैं पूरी रात बैठ के मैंने काम किया। और ऑफिस जाने से पहले तकरीबन मैं उस दिन लेट ऑफिस गया, 9 बजे के करीब ऑफिस में गया, सबमिट करवा के माइलस्टोन भी सबमिट उसे किया। अब मैं इंतज़ार में था कि ये माइलस्टोन जो है ये कब अप्रूव होगा, कब इसका, मुझे ना अभी ऐसे अनरियलिस्टिक लग रहा है क्योंकि आप महीने के 300-400-500 बनाते हो, आपको एक रात में 1150 कौन देगा। तो ऐसा ही है, ऐसा तो मैं ऑफिस गया, ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचते ही मैंने जैसे ही बाइक से उतर के बाइक लगा के मैं ऑफिस के अंदर गया, मैंने देखा मोबाइल इंटरनेट ऑन किया तो मेरा माइलस्टोन अप्रूव हो चुका था। मैंने कहा ले भाई मजे लग गए। और उसके बाद मुझे उस क्लाइंट ने और भी काम दिए काफ़ी ना। तो मैं तो हर वक्त इसी इंतज़ार में बैठता था कि ये क्लाइंट जो है ना बस मुझे किसी तरीके से काम दे। खैर अल्लाह ताला ने और भी इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट दे दिए। तो मतलब ये स्टोरीज़ जो है, जो मैंने आपकी स्टोरी सुनी, इससे लोग रिलेट भी इसी वजह से कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है उनके जहन में। और साथ में आपकी एक स्टोरी के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आपने बताया कि अब मैं क्लाइंट के पीछे घूम रहा हूँ कि मुझे वैसा क्लाइंट मिले, क्यों ना मैं ही एक क्लाइंट बन के चला जाऊं किसी के पास और लोगों को खुशी दूं। ये मुझे आपकी जो बात थी ये लिटरली मुझे इतनी अच्छी लगी। तो ज़रा ये जो लास्ट वाला पार्ट था ये भी ज़रा स्टोरी का आप ये भी बताएं। अच्छा, तो मैं असल में उसको फ्रीलांसिंग तक ही रखा था, चले मैं आगे लेके चलता हूँ। तो अब हुआ क्या कि जब उस बंदी ने मुझे 50,000 दिए ना, आप यकीन करें मैं सारा दिन बैठा रहता था कि यार एक दफ़ा और वहाँ से काम आ जाए। लेकिन जाहिर सी बात है उनकी एजेंसीज होती हैं, वो उनसे करवाते हैं। वो एक रात को उनको बस काम करवाना था तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो मैं तकरीबन कोई उसका ना 3-4 महीने इंतजार किया और मैं जिससे मिलता था ना उसको ये कहानी सुनाता, यार एक बंदी आई उसने आपके भाई को रात को काम दिया, 25 की जगह 50,000 रुपए दे के गई। तो मैं इसी उसमें खुश था। अच्छा, मेरे साथ ये कि मुझे ना, मैं अपने आप को ना बड़ा ट्रीट करता हूँ, हर हफ्ते में महीने में एक दफ़ा जाके ना अच्छी जगह जाके खाना खाना मुझे बड़ा शौक था। तो एक दफ़ा इसी तरह मैं निकला खाना खाने के लिए, तो मैं अपनी जेब में 1500 रुपये रख के लेके निकला था कि भाई ये एक दफ़ा तो खाता हूँ महीने में, तो क्यों ना अच्छे से खाऊं। तो 1500 रुपये लेके निकला। तो अभी मैं जिस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था ना, पैदल ही जा रहा था, तो बीच में ना एक मुझे छोटा सा ठेला नजर आया जिसके ऊपर ना 2 भाई मिलके फ्रेंच फ्राइज तलने, सैंडविच वैंडविच बना रहे हैं, बिल्कुल नया नया उनका सेटअप था। तो मैं जाते जाते रुका, मैंने कहा यार वो आप ज़रा बना दो, मुझे एक सैंडविच बना दो और फ्राइज़ वगैरह दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे देना। तो वो उसने करके दिया और कोई बिल बना, कोई 300-350 रुपए का बिल बना। तो वो खाना मुझे पसंद आया। तो मैंने अब जब पर्स खोला तो मैं तो 1500 रुपए लेके निकला था। अब मैंने कहा तो 300 में हो गया, तो मैंने उसको 1000 का नोट दिया, वो पैसे वापस करने लगा। मैंने कहा नहीं यार रख लो,
खैर हो गई। मैं अपनी तरफ से तो 500 रुपए बचा गया ना, मैं तो 1500 का खाना खाने निकला था, यहाँ तो मेरे 500 रुपए। अब वो बंदा ऐसा हो गया यार, यकीन करें दोनों भाई ऐसे हो गए घबरी एकदम ना, ये 700 रुपए किसने ऊपर दे दिया भाई, ठीक है। तो अब वो ऐसे हो गए अजीब से ना। फिर उस बंदे, जैसे कि मैंने उस लड़की को बोला था यार कोई काम हो तो मुझे बोलिएगा, तो वो बंदे मुझे बोले, वो कहने लगे यार हम पार्सल वार्सल भी करते हैं और दावतों में भी, अगर आपको कभी कुछ खाना बनवाना हो हमें याद रखिएगा। तो मैंने कनेक्ट किया उससे, मैंने कहा यार मैं ढूंढ रहा था उस अनमोल ग्राहक को, उस क्लाइंट को, कि कोई मुझे मिले। ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं किसी के लिए अच्छा क्लाइंट बन जाऊं। किसी, देखिए मेरे लिए 700 कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि मेरा 1500 बजट था। तो फिर मैंने सोचा यार अगर यही छोटी छोटी चीजें मैं करने लगूं, कि मतलब कोई रिक्शे वाला है यार, अगर उस 200 रुपए है, 200 की जगह 250 दे दूं। अगर किसी सब्जी वाले से सब्जी ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर दे दूं, भाव तोल नहीं करूं, कितने कमा लेगा वो मुझसे अगर मैं उसको 150 ऊपर दूंगा, लेकिन वो याद हमेशा रखेगा कि यार ये बंदा ना ये नाप तोल नहीं करता। जब आप उसकी दुकान पे जाएंगे ना, वो ऐसे सारे ग्राहक को भगाएगा, अबे भाई इनको दो, क्यों? क्योंकि उसको पता है। तो फिर उससे मैंने ये जो चीज मैंने नतीजा अखज़ किया था वो ये था कि यार आप अनमोल ग्राहक, अच्छे क्लाइंट ढूंढे नहीं, पहले खुद अच्छे क्लाइंट बन जाएं। आप जैसे मैं अच्छे उसको याद करता हूं उस लड़की को, मुझे कितने लोग याद रखेंगे अगर मैं दूसरों से अच्छे से पेश आऊंगा तो। बिल्कुल सही बात है, क्या ज़बरदस्त स्टोरी है ये। और लिटरली जब मैंने भी ये स्टोरी सुनी थी ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। पहले वाला पार्ट सुन के तो मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई कि यार देखो मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी, और मैं उस फीलिंग से रिलेट भी इस वजह से कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता था जो बंदा 300-400 बनाने वाला, उसे अगर एक रात में 1150 मिल जाए वो तो अलग ही हवा में होगा ना। वो तो हवा तो अलग ही है, लेकिन आप कितना उस बंदे को देखें। अभी आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको वो कितने क्लाइंट्स के साथ 2016 से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक की कहानी सुनाई मुझे, सिर्फ एक की कहानी, जिसने आपको अच्छे टाइम पे पैसे दिए और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में बड़ा बूस्ट आया होगा। आपको उस दिन अपने ऑफिस में बैठने का दिल नहीं चाह रहा होगा, यहाँ पे मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ, $1100 तो रात को कमा के आया हूँ। बिल्कुल सही बात है, वही ना, सही बात है। हाँ। तो यही ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ये आपका लेवल अप कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वकार भाई आपने टाइम दिया और जो चीज़ें आपने बताई हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा इस फील्ड को चूज़ करे, देखें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत बार, कि अगर आप किसी फील्ड के अंदर स्टार्ट में ही चले जाते हो तो आपका कंपटीशन ना होने की वजह से आप अपना एक बड़ा नाम बना लेते हो उसके अंदर। उसकी रीज़न ये है, अब देखो मैंने YouTube स्टार्ट की थी 2020 में, ठीक है। मैं उससे पहले YouTube नहीं करता था, मैं वही अपनी फ्रीलांस वर्क के ऊपर ही फोकस था मेरा। तो जिन लोगों ने YouTube स्टार्ट की 2015 में, आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। अगर आप आज की डेट में, ये भी हो सकता है कि आप आज से 5 साल बाद भी स्टोरी टेलिंग करो और आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है तो तब भी आप अपना नाम बना लोगे, लेकिन क्यों ना इसको जल्दी स्टार्ट किया जाए, जल्दी इस फील्ड के अंदर आया जाए, ताकि आप आपका कंपटीशन ही ना हो। आप यही ना सोचो कि यार दूसरे बंदे को काम है, क्योंकि काम देने के लिए और कोई है ही नहीं इधर उधर। हाँ। आपने जैसे बताया कि 10 स्टोरी टेलर्स के नाम भी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन है। चंद एक है, हम जानते हैं, वो मूरू बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है, एक हम आपको जानते हैं, एक वो इरफान जुने जो है वो अच्छी स्टोरी सुनाता है। तो और स्टोरी टेलर्स कहीं इधर उधर इतने नज़र नहीं आते। तो मेरी भी सजेशन यही होगी कि आपके सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल है जिसने अपना कैरियर स्टोरी टेलिंग के अंदर स्टार्ट किया है, और उसके साथ उस स्टोरी टेलिंग की वजह से उसके और कितने सारे एवेन्यूज़ बिजनेस के ओपन हुए हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं, और ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। ऑनलाइन की फील्ड में है, ये भी ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया भी घूमते रहते हैं। इन्होंने अपनी बड़ी स्टोरी सुनाई है इधर उधर की। तो थैंक यू सो मच वकार भाई, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? यार मैं बस ये कहूँगा कि आप भले स्टोरी टेलिंग करें, आप फ्रीलांसर्स हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग, जो भी काम करें ना, तो चूज वो काम कीजिएगा जो आपको काम करने में मज़ा आता हो, तो फिर आप बड़ा लॉन्ग लास्ट जाएंगे। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, अब हम पाकिस्तानी, आप अगर पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं तो पाकिस्तानियों को तो मैं बहुत ज़्यादा ये कहूँगा कि अब ना अपनी जो, अगर आप एक फ्रीलांसिंग पे सेट हो गए, और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत बड़े फ्रीलांसर हैं, अगर आप जैसे 1000 USD के ऊपर भी आप फिक्स हैं कि यार चलो मरे से मरा मैं $1000 तो रोज हर महीने कमा ही लेता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फ्रीलांसिंग से ना ब्रांड की तरफ जाएं।
अपने आप को एज अ ब्रांड बनाएं। याद रखिएगा, मजदूर ना हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जस्ट बिकॉज आई डू स्टोरी टेलिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज, मेरा जो दूसरा बिजनेस है अपना क्या कहते हैं, जो वीडियो एडिटिंग वगैरह का, जो काम मार्केट के अंदर एक बंदा 1 रुपए में कर देता है ना, मैं उस काम के 15 रुपए चार्ज करता हूं, और मुझे मेरे क्लाइंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं एक मजदूर नहीं हूं, अब मैं एक ब्रांड बन चुका हूं, ठीक है ना। उनको पता है कि यार वकार से काम करवाना है ना, तो इसकी ये वैल्यूज हैं, ये इसका आउटपुट है, ये इसकी प्रोडक्टिविटी है, ये इस तरह काम करता है। तो कोई भी काम करें, कोशिश करें कि आप उसके अंदर ब्रांड बनने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं कि यार अच्छा वो एक कोई बड़ी कंपनी है जिसका नाम फर्ज करें एडिडास है ना, हम एडिडूस करके अपना नाम रख लेते हैं, तो लोग समझेंगे अच्छा वही है, तो चलो हमें काम मिल जाएगा। आप अपना खुद फ्यूचर का गला घोट रहे हैं, क्योंकि काम आपको मिल रहा है किसी धोखे से, या चलो उसने कहा चलो सही है, लेकिन आप कभी अपना ब्रांड नहीं बन सकते। थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लें, लीप ऑफ फेथ लें, कोशिश करें कि नहीं यार मैं हूं, ये मेरी यूएसपी है, मैं इस तरह काम करता हूं। क्योंकि जिस दिन आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे होंगे अपनी उसके ऊपर ना, फेसबुक के ऊपर लगा रहे होंगे लाखों रुपए के लोग मुझ तक पहुंचे, उसकी जगह 1 लाख की जगह सिर्फ 10 ऐसे बंदे मार्केट में हो ना जो बोले यार मैंने वकार के साथ काम किया हुआ है, ये बंदा बड़ा सॉलिड है, ठीक है। आपने एक ब्रांड इमेज बना ली ना, तो वो 1 लाख से कहीं ज्यादा वो 10 लोग आपके काम, वो खुद ही मार्केटिंग करते रहेंगे। तो बस वो खुद ही मार्केटिंग करते फिरेंगे आपकी। तो बस आप कोशिश ये करें कि अब जो है, अगर आप 1000 USD तक पहुंच गए, कोशिश करें नाउ ट्राई टू बिकम अ ब्रांड, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम किसी दिन और सुभान भाई हमको बुलाएंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको हम बुलाएंगे और हम इसकी ब्रांडिंग के ऊपर भी बात करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी, और बिजनेस की जो ब्रांडिंग होती है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच वकार भाई, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, और वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।